हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस का एक मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे जो आपके बिहार बोर्ड के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का यह मॉडल पेपर है। और इस मॉडल पेपर में हम लोग 50 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं और ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना, आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा कि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ नाभिकीय संलयन या फिर नाभिकीय विखंडन, और ऑप्शन सी में आपका दिया दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत जो है ना, नाभिकीय संलयन है, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो दोस्तों, तारे जो है ना, प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि इनमें से कौन दर्पण सूत्र है मोस्ट इंपोर्टेंट? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, और ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ 1/v प्लस माइनस 1/u बराबर 1/f, और ऑप्शन सी में आपका दिया 1/v प्लस u/1 बराबर 1/f, और ऑप्शन डी में आपका दिया v/1 प्लस 1/u बराबर 1/f। तो दोस्तों, जो दर्पण यानी कि जो मिरर फॉर्मूला होता है ना, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, जो कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, लेंस सूत्र जो होता है ना, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है? ऑप्शन ए में आपका दिया जंगल में, या फिर बाजार में, या फिर खेतों में, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से सभी। दोस्तों, टिंडल का प्रभाव जो है ना, जंगलों में देखा जा सकता है, जो कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न क्या कराए कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अपवर्तन का सिद्धांत, या फिर प्रकीर्णन का सिद्धांत, या फिर वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, तारे जो है ना, तारे का जो टिमटिमाने की जो व्याख्या होता है ना, ये प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है आभासी और सीधा, और ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ वास्तविक और सीधा, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है वास्तविक और उल्टा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है आभासी और सीधा। तो दोस्तों, सामान्य नेत्र के रेटिना पर जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है ना, वास्तविक और छोटा, और वस्तु से जो है ना बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ना, एक मॉडल पेपर को हल कर रहे हैं, और इस मॉडल पेपर में हम लोग 50 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 50 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों, ये 50 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना, तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमारे चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन मिलेगा, उस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रभावित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान होगा। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 1 एम्पियर, या फिर 2 एम्पियर, या फिर 3 एम्पियर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 4 एम्पियर। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा जो इलेक्ट्रिक करंट यानी कि जो आई बराबर फॉर्मूला होता है ना, Q/T होता है, तो इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको हम लोग सोल्व करेंगे। और दोस्तों, यहाँ पे Q यानी कि आवेश जो है ना, 120 कूलम दिया हुआ है, और दोस्तों T यानी कि टाइम जो होता है ना, सेकंड में होता है, इसका ऐसा मात्रक यहाँ पे 1 मिनट में 60 सेकंड हो जाएगा। जब इसको हम लोग भाग करेंगे तो 120 हो जाएगा। और दोस्तों, विद्युत धारा की ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा 2 एम्पियर। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि किस उपकरण में धन यानी कि प्लस और ऋण यानी कि माइनस का चिन्ह नहीं होता है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अमीटर में, या फिर वोल्ट मीटर में, और ऑप्शन सी में आपका दिया कुंडली में, या फिर विद्युत सेल में। तो दोस्तों, आप लोग को बता देते हैं, जो क्वाइल होता है यानी कि कुंडली होता है ना, इसमें ना तो धन का चिन्ह होता है और ना ही ऋण का चिन्ह होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ बहुत अधिक या फिर बहुत कम या फिर 3 एम्पियर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 4 एम्पियर। तो दोस्तों जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो उस समय जो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यूज होता है ना बहुत अधिक होता है, जो कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। यह भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्या कराए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए में आपका दिया फैराडे ने, या फिर मैक्सवेल ने, या फिर एम्पियर ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है फ्लेमिंग ने। तो दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है ना फैराडे ने की थी, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि एक उत्तल लेंस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है सभी जगह समान मोटाई का, या फिर बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, या फिर किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो उत्तल लेंस होता है ना ये क्या होता है कि किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, जो कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों क्लास 10 के सभी विषय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेंटर परीक्षा में जो आने वाला क्वेश्चन है ना सभी का आंसर की देखना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट में दिए गए लिंक पे जरूर क्लिक कीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है ना हमारे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं आप पे 11 नंबर प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि अवतल लेंस का आवर्धन यानी कि m बराबर होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ u बटे भी, या फिर u भी, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ u प्लस भी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ v बटे u। तो दोस्तों अवतल लेंस के लिए जो आवर्धन का जो मान होता है ना वो m बराबर जो होता है v बाई u होता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आवर्धन का कोई ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, यानी कि यह जो है ना यूनिट लेस है, अर्थात मात्रक विहीन राशि है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि गोले दर्पण में फोकसांतर यानी कि एफ एवं वक्रता त्रिज्या यानी कि आर में क्या संबंध होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है आर बराबर 2f, या फिर एफ बराबर आर बाई आर, या फिर ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ एफ बराबर 2 बटे आर, या फिर आर बराबर एफ बाई 2। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा जो फोकस दूरी होता है ना वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो यहाँ पे अगर हम लोग वक्रता त्रिज्या की बात करें तो आर बराबर क्या हो जाएगा 2f हो जाएगा। कहने का अर्थ है जो वक्रता त्रिज्या होगा ना फोकस दूरी की दोगुनी हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न क्या कराए कि मानव नेत्र में क्या होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है, या फिर अवतल लेंस होता है, या फिर उत्तल लेंस होता है, या फिर उत्तल दर्पण में होता है। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं मानव नेत्र में जो है ना उत्तल लेंस होता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि मानव नेत्र के किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है ना कौन सा भाग में बनता है। ऑप्शन ए में आपका दिया कॉर्निया में, या फिर आइरिस में, या फिर रेटिना पे, या फिर पुतली में। तो दोस्तों किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र के जो है ना रेटिना या फिर दृष्टि पटल में बनता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को, जो काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराएगी देखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर, या फिर प्रेरित विद्युत धारा पर, या फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, या फिर प्रेरित चुंबकत्व पर। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत आधारित होता है ना ये किस पे होता है। तो दोस्तों विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत आधारित होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ना साइंस का यानी कि बिहार बोर्ड के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए एक मॉडल पेपर को हल कर रहे हैं, और इस मॉडल पेपर में हम लोग 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 50% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ लकड़ी, या फिर गोबर गैस, या फिर नाभिकीय ऊर्जा, या फिर कोयला। तो दोस्तों ऐसे में तो जो बायोगैस ईंधन का स्रोत है ना लकड़ी है, गोबर गैस है और कोयला है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा जो है ना ये बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका कोयला या फिर लकड़ी या फिर गोबर गैस या फिर ये सभी। तो दोस्तों जीवाश्म ईंधन का जो उदाहरण है ना, जो जीव जंतुओं से जो प्राप्त ईंधन होता है वो उसको हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे कि कोयला पेड़ पौधे से प्राप्त होता है, लकड़ी पेड़ पौधे से प्राप्त होता है और गोबर गैस जो है ना जीव जंतुओं से प्राप्त होता है। तो ये सब जो है ना जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या करा कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया प्रकाश स्रोत या फिर दीप्तमान वस्तु या फिर किरण पुंज, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से सभी। तो दोस्तों जिस भी वस्तु से प्रकाश निकलता है ना तो उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों प्रकाश स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, विद्युत बल्ब हो गया, लैंप हो गया, मोमबत्ती हो गया, लालटेन हो गया, ये सब जो है ना प्रकाश स्रोत के उदाहरण है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया पीला रंग का या फिर हरा रंग का या फिर नीला रंग का या फिर लाल रंग का। तो दोस्तों खतरे के संकेत का प्रकाश जो है ना हमेशा लाल रंग का होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये लाल रंग का तरंगदैर्ध्य जो है ना सबसे अधिक होता है, ठीक है। और दोस्तों ये लाल रंग जो है ना बिना छितराए अधिक दूरी तय करता है, इसीलिए जो है ना हम लोग लाल रंग का प्रयोग खतरे के संकेत के रूप में करते हैं। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न क्या कराए कि 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया 1 भी या फिर 1 सी या फिर 1 एम या फिर 1 डब्ल्यू। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जूल प्रति सेकेंड के अनुपात को जो है ना हम लोग क्या कहते हैं, तो दोस्तों जूल प्रति सेकेंड के अनुपात को जो है ना वाट कहते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये वाट किसका ऐसा मात्रक होता है, तो दोस्तों विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो है ना साइंस का एक बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर को हल कर रहे हैं। और इस मॉडल पेपर में हम लोग 50 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चन को जो देख रहे हैं ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में, ये 50% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 50% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और दोस्तों उसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या कराए कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया आकर्षण होता है या फिर प्रतिकर्षण होता है या फिर कभी आकर्षण तो कभी प्रतिकर्षण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चुंबकीय सजातीय के ध्रुवों के बीच जो है ना प्रतिकर्षण होता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों चुंबकीय विजातीय ध्रुवों के बीच जो है ना आकर्षण होता है, ठीक है। साथ में इसलिए आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या फिर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में या फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या फिर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है ना ये परिवर्तित जो करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक है। ऑप्शन ए में आपको सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर इनवर्स या फिर मीटर इनवर्स या फिर मीटर। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो लेंस की क्षमता का जो ऐसा ही मात्रक होता है ना मीटर इनवर्स होता है या फिर प्रति मीटर होता है। और दोस्तों लेंस की क्षमता का जो प्रचलित ऐसा ही मात्रक होता है ना डाईऑप्टर होता है, जिसे हम लोग डी से सूचित करते हैं। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न क्या कराए कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया प्रकाश के अपवर्तन के कारण या फिर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण या फिर प्रकाश के परावर्तन के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आकाश का जो रंग होता है ना नीला इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रतीत होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। और नीला रंग को प्रकीर्णन ज्यादा करता है, इसी के कारण जो है ना आकाश जो है नीला कलर का दिखाई देता है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न क्या कराए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए में आपका दिया मैक्सवेल ने या फिर फैराडे ने या फिर एम्पियर ने या फिर फ्लेमिंग में। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है ना फैराडे ने की, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा फैराडे। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
अब देखिए यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर है तो कौन सा जो है ना दर्पण होगा, वही आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण या फिर समतल दर्पण, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ समतल तथा उत्तर दर्पण। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं, जो प्लेन मिरर होता है ना, जो समतल दर्पण होता है ना, इसमें हमेशा प्रतिबिंब का आकार जो होता है ना वस्तु के आकार के बराबर होता है, ठीक है। और दोस्तों समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल दर्पण में भी जो है ना हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और दोस्तों उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना वस्तु से छोटा बनता है, और दोस्तों अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का आकार होता है ना वस्तु से कई गुना बड़ा होता है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि 1 किलोवाट बराबर होता है, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 3 गुना देखिएगा 3.6 गुना 10 टू दी पावर 6 जूल, या फिर 3.0 गुना 10 के पावर 5, या फिर 3.6 या फिर 3.0। तो दोस्तों आप लोग बता देते 1 किलोवाट बराबर जो होता है ना 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल के बराबर होता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ऊर्जा का जो ऐसा मात्रक होता है ना जूल होता है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है, ऑप्शन ए में आपका देखो सिट्रिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल या फिर बेंजोइक अम्ल या फिर टार्ट्रिक अम्ल। तो दोस्तों एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः जो है ना एसिटिक अम्ल कहा जाता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा 29 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका जो 5 या फिर 6 या फिर 7 या फिर 8। तो दोस्तों भारतीय संगीत प्रणाली में जो संगीत के सुर होते हैं ना कितने होते हैं, सा रे गा मा पा धा नि सा, जो इसको होता है ना संगीत का सुर होता है भारतीय, ठीक है, भारतीय संगीत प्रणाली में। तो कितना सुर हो गया, 7 सुर हो गया, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति हो जाती है धीमी या फिर तीव्र या फिर बराबर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ अति तीव्र। तो दोस्तों वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने पर जो उपचयन की गति हो जाती है ना धीमी हो जाती है, यानी कि यहाँ पे स्लो हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन मिलेगा उस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न क्या कराए कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे क्या है कि 2Cu प्लस O2 टेंस टू 2Cu, यानी कि यहाँ पे कॉपर जो है ना ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है कि रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि कॉपर इसमें क्या हो रहा है ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, ठीक है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होगा, यानी कि सिल्वर क्लोराइड जिसको हम लोग AgCl कहेंगे। तो दोस्तों AgCl का जो कलर होता है ना सफेद होता है, फिर पीला होता है, या फिर हरा होता है, या फिर काला होता है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है ना सफेद होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न क्या करा कि समीकरण CaCO3 टेंस टू CaO प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया वियोजन या फिर संयोजन या फिर उभयगामी या फिर प्रतिस्थापन। तो दोस्तों यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना एक बड़ा अणु टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड जो एक छोटा अणु और इनके साथ साथ जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। तो इसमें क्या होता है कि एक बड़ा अणु टूट जाता है और दो छोटे अणु का निर्माण होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक बड़ा अणु टूट करके जो है ना दो या दो से अधिक छोटे अणु का निर्माण करता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया FeO या फिर Fe2O3 या फिर Fe3O4 या फिर FeS। तो दोस्तों किसी भी लाल तप्त आयरन पर जब जलवाष्प को प्रभावित करते हैं ना तो यौगिक जो होता है ना Fe3O4 होता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 6 यहाँ पे देखिए आप लोग को बता देते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 6.0 से 6.8 या फिर 7.0 से 7.8 या फिर 2.1 से 3.8 या फिर 5.1 से 5.8। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं हमारे शरीर में जो पीएच होता है ना 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न क्या कराए कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, यानी कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित जो है ना कौन करता है? ऑप्शन ए में आपका रिलैक्सिन या फिर एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरोन या फिर इंसुलिन। तो दोस्तों रक्त में जो शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है ना इंसुलिन करता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? ऑप्शन ए में आपका दिया CH4 या फिर CO2 या फिर CaCl2 या फिर NH3। तो दोस्तों यहाँ पे जो आयनिक यौगिक होगा ना CaCl2 होगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? ऑप्शन ए में आपको दिया तांबा या फिर गोल्ड या फिर जिंक या फिर पोटासियम। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं ये जो गोल्ड होता है ना ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला तत्व होता है। ठीक है, और जो है ना ये ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, यानी कि ये संक्षारित नहीं होती, यानी कि ये जो है ना संक्षारित रोधी है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न क्या करा है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, यानी कि शुद्ध सोना को जो है ना कितने कैरेट से व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन ए में आपका दिया 22 कैरेट से या फिर 24 कैरेट से या फिर 20 कैरेट से या फिर 12 कैरेट से। तो दोस्तों जो शुद्ध सोना होता है ना इसे हम लोग 24 कैरेट से व्यक्त करते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये शुद्ध सोना जो होता है ना काफी मुलायम होता है, इससे जो है ना आभूषण नहीं बनाया जाता है। और दोस्तों आभूषण बनाने वाले जो सोना होता है ना 22 कैरेट का होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा क्या करा है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 0.01% या फिर 0.05% या फिर 0.03% या फिर 0.02%। तो दोस्तों वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो मात्रा होता है ना लगभग 0.03% होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ना साइंस के यहाँ पे हम लोग 50 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 50% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन मिलेगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अणुसूत्र होता है ना आप लोग को बता देते हैं H2SO4 होता है, जिसे हम लोग यहाँ पे जो है ना ऑप्शन और बी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों अम्लों का राजा जो है ना सल्फ्यूरिक अम्ल को ही कहा जाता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न क्या कराए कि कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है CHO या फिर COOH या फिर CO या फिर NH2। तो दोस्तों कार्बोक्सिलिक एसिड का जो समूह होगा ना COOH होगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 43वें प्रश्न क्या करा है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है? ऑप्शन ए में आपका दिया 1 या फिर 2 या फिर 3 और ऑप्शन डी में आपका दिया 4। तो दोस्तों ओजोन के एक अणु में जो ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है ना कितना होता है? दोस्तों सबसे पहले आप लोग को बता देते ओजोन का अणु सूत्र कितना होता है, O3 होता है, और इसमें ऑक्सीजन कितना होगा 3 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज पंक्तियां होते हैं? ऑप्शन ए में आपको 5 या फिर 6 या फिर 7 या फिर
4। तो दोस्तों आवर्त सारणी में जो है ना टोटल कितने आवर्त होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। और दोस्तों आवर्त सारणी में जो वर्गों की संख्या होता है ना 18 वर्ग होते हैं और 8 आवर्त होते हैं, ठीक है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से रहा है कि कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या फिर हेमी हाइड्रेट का अन्य नाम है। ऑप्शन ए में आपको जिप्सम या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर विरंजक चूर्ण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या फिर हेमी हाइड्रेट का जो अन्य नाम होगा ना प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 ½ होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न क्या कराए कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया 7 या फिर 8 या फिर 9 और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 10। तो दोस्तों ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या होती है ना 8 होती है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है, क्या कराए कि 1 pm यानी कि पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों 1 pm जो बराबर होता है ना ये 10⁻12 मीटर के बराबर होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न क्या कराए कि एथनॉल का क्रियाशील मूलक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एथनॉल का जो क्रियाशील मूलक होगा ना क्या होगा, OH होगा या फिर CHO होगा या फिर COOH होगा या फिर CO होगा। तो दोस्तों एथनॉल का जो क्रियाशील मूलक है ना सिंगल बॉन्ड OH है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न क्या कराए कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया ऑक्सीकारक या फिर अवकारक या फिर अभिकारक या फिर प्रतिफल। तो दोस्तों किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग लेने वाले जितने भी मैटर सब्सटेंसेस होते हैं ना उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और दोस्तों किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने के फलस्वरूप जो नया पदार्थ का निर्माण होता है ना उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिफल या प्रोडक्ट कहते हैं या फिर प्रतिफलित या फिर प्रतिफल कहते हैं, ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग फाइनली जो है ना यहाँ पे हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे आज का लास्ट प्रश्न क्या कराए कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ NaOH या फिर NaCl या फिर CaCO3 या फिर Na2CO3। तो दोस्तों साधारण नमक जो खाने वाला नमक होता है ना उसका जो रासायनिक सूत्र होता है NaCl होता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड होता है। यहाँ पे ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ना साइंस के 50 बिहार बोर्ड का जो है ना मॉडल पेपर को सॉल्व किए। ये फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए मॉडल पेपर था। इस मॉडल पेपर में बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपकी सेंटर परीक्षा में तो देखने को मिलेगा ही, और इनके साथ साथ जो है ना आपका आने वाले मैट्रिक एग्जाम में यानी कि फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 50% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और दोस्तों उसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न ये करा है कि जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ ल्यूवेनहुक को या फिर एवानविस्की को या फिर थियोफ्रेट्स को या फिर लुई पास्चर को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग हमें कमेंट करके जल्दी से बताइए, और साथ में भी बताना है कि ये 50% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन मिलेगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है ना अभी से अच्छे से अच्छे तैयारी करके अपने बोर्ड परीक्षा में बढ़िया तरह से मार्क्स ला सके। और दोस्तों क्लास 10 के सभी विषय के सेंटर परीक्षा का आंसर की लेने चाहते हैं ना तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप लोग गूगल में सिंपली सर्च कर सकते हैं majortarget.co.in, ठीक है। वहां पे जो है ना आप लोग को क्लास 10 के सभी विषय के जो है ना टेस्ट भी दे सकते हैं। टेस्ट सीरीज जो है ना क्विज स्टार्ट कर दिए हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।